हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अजित सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का पॉलिटी का मैराथन, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा एवी डाइसी द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अभिधारणा या सिद्धांत नहीं है? सही उत्तर है राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, यानी कानून सबसे ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। हाँ, क्योंकि हमारे लोग उसे देख रहे थे पहले से। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? सही उत्तर है श्री नंदलाल बोस। अरे वाह। प्रश्न 4, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? सही उत्तर है एम.एन. रॉय। बिल्कुल। प्रश्न 5, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर है राजशाही शासन। प्रश्न 6, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? सही उत्तर है 1937। सही है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? सही उत्तर है कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यूरी पावर्स। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न 9, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? सही उत्तर है 15। सोचिए, उस दौर में भी 15 महिलाएं शामिल थीं। प्रश्न 10, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? सही उत्तर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बिना टाइपराइटर के, है ना? प्रश्न 11, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। प्रश्न 12, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न 13, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? सही उत्तर है कनाडा का संविधान। प्रश्न 14, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सही उत्तर है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। क्या बात है। प्रश्न 15, किस अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न 16, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रश्न 17, संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ए, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। बी, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। सी, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। डी, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। सही उत्तर है ए, बी, सी, डी। एकदम सही क्रम है ये। प्रश्न 18, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? सही उत्तर है 13। प्रश्न 19, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ए, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। बी, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। सही उत्तर है केवल बी। ड्राफ्टिंग खत्म तो सभा का काम खत्म।
तो विद्यार्थियों, ये था हमारा बेस, इमारत का ढांचा तैयार हो गया। अब बात करते हैं इस ढांचे के स्वरूप की। मतलब हमने पढ़ा है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन क्या इतना बड़ा दस्तावेज होना इसे धीमा नहीं बनाता? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन भारत की विविधता इतनी ज्यादा है ना कि अगर हम हर चीज को विस्तार से न लिखते तो हर दिन एक नया विवाद खड़ा हो जाता। अनुसूचियां और राज्यों के नियम इसी बड़े चित्र को स्पष्ट करते हैं। देखते हैं कैसे। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? सही उत्तर है केवल ए। संसद संविधान के अधीन है, संसद संविधान के नहीं। प्रश्न 22। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? सही उत्तर है भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है विविधता का सम्मान। प्रश्न 23। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न 24। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? सही उत्तर है नागालैंड। प्रश्न 25। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? सही उत्तर है 11वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान। क्योंकि 11वीं तो पंचायतों से जुड़ी है। प्रश्न 26। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? सही उत्तर है पहली अनुसूची जो राज्य परिभाषित करती है। प्रश्न 27। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 3। प्रश्न 28। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 29। किस दिन को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ? सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। प्रश्न 30। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? सही उत्तर है उपराष्ट्रपति का चुनाव। प्रश्न 31। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। प्रश्न 32। किस दिन भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। प्रश्न 33। कौन सा शब्द ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया है, जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं? उदाहरण स्वरूप भारत। सही उत्तर है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद मतलब कैप्टन और खिलाड़ी मिलकर खेलेंगे। प्रश्न 34। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई? सही उत्तर है संसद की लाइब्रेरी। हीलियम गैस के बक्सों में। प्रश्न 35। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। प्रश्न 36। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न 37। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 338। प्रश्न 38। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है? सही उत्तर है उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। प्रश्न 39। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 40। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी प्रस्तावना और नागरिकता। यहाँ कहानी सच में बहुत गहरी हो जाती है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, ऐसा लगता है जैसे किसी ऐप को इंस्टॉल करते समय जो टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं ना, ये देश का वही वर्जन है जहाँ धर्मनिरपेक्षता और न्याय जैसे बड़े वादे किए गए हैं। बिल्कुल।
लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। 1973 के केशवानंद भारती केस ने साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 41, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। सही उत्तर है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। मतलब सब धर्म बराबर हैं। प्रश्न 42, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था? सही उत्तर है सर अर्नेस्ट बार्कर। प्रश्न 43, भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहां से लिया गया है? सही उत्तर है रूसी क्रांति। प्रश्न 44, उद्देशिका को किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? सही उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? सही उत्तर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सॉवरेन, हमारे फैसले हम खुद लेंगे। प्रश्न 47, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? सही उत्तर है बंधुता। प्रश्न 48, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? सही उत्तर है के.एम. मुंशी। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्ट एक्ट ने भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? सही उत्तर है शिक्षा। प्रश्न 50, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? सही उत्तर है इन सभी से, जन्म से, वंश से या रजिस्ट्रेशन से। प्रश्न 51, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के अधीन है? सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 7। प्रश्न 52, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? सही उत्तर है बंधुता। प्रश्न 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? सही उत्तर है समानता। कोई वीआईपी नहीं। प्रश्न 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19। प्रश्न 55, यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 14। प्रश्न 56, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के भीतर लोगों के प्रवास की गारंटी देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19। प्रश्न 57, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 24। प्रश्न 58, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? सही उत्तर है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। प्रश्न 59, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के बारे में बताते हुए इसे दिशा निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर आम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। प्रश्न 60, वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना क्या है? सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन मौलिक अधिकारों को यूजर प्रिविलेज मानते हैं ना, तो मुझे सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये लगता है कि कैसे संपत्ति का अधिकार डिमोट होकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था। अगर संपत्ति मौलिक अधिकार रहता तो हर विकास प्रोजेक्ट पे लोग कोर्ट पहुंच जाते। और इसी से एक सवाल आता है कि अधिकारों के साथ सीमाएं क्यों जरूरी हैं? बिल्कुल, जैसे स्कूल में फ्रीडम मिलती है लेकिन डिसिप्लिन के साथ। प्रश्न 61, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है? सही उत्तर है जापान के संविधान। प्रश्न 62, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को कितने वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है? सही उत्तर है 6 से 14। प्रश्न 63, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है 6। प्रश्न 64,
भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है 14 वर्ष। प्रश्न 65। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 23। प्रश्न 66। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 300A। प्रश्न 67। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 33। यही वो अपवाद है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। प्रश्न 68। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? सही उत्तर है निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी। प्रश्न 69। उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिष्ठापित है? सही उत्तर है समानता का अधिकार। प्रश्न 70। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? सही उत्तर है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। प्रश्न 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? सही उत्तर है जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि वो अनुच्छेद 21 में है। प्रश्न 73। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 51। प्रश्न 74। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? सही उत्तर है 24 घंटे। नागरिकों की सुरक्षा का बड़ा टूल। प्रश्न 75। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। सही उत्तर है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। प्रश्न 77। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? सही उत्तर है घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। प्रश्न 78। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? सही उत्तर है राष्ट्रपति या राज्यपाल। पद पर रहते हुए कोई क्रिमिनल केस नहीं। प्रश्न 79। किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 80। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं? सही उत्तर है उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में। नेचुरल जस्टिस बिना सुने सजा नहीं। तो विद्यार्थियों, हम अपनी इस विस्तृत चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी ट्रिक याद रखिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP और हमारे मौलिक कर्तव्य, ये दोनों ही गैर न्यायसंगत यानी नॉन जस्टिसिएबल हैं। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये सरकार के लिए एक फ्यूचर रोड मैप है। चलिए इस अंतिम चरण को भी पूरा करते हैं। प्रश्न 81। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को कहां से लिया गया था? सही उत्तर है आयरिश संविधान। प्रश्न 82। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 43। प्रश्न 83। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 39A। प्रश्न 84। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? सही उत्तर है भाग 4। प्रश्न 85। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 48। प्रश्न 86। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। सही उत्तर है अनुच्छेद 47। प्रश्न 987 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है? सही उत्तर है दोनों ही गैर न्याय संगत है। प्रश्न 88 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस रूप में वर्णित किया है? सही उत्तर है भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। प्रश्न 89 भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वो कितने वर्ष की आयु पूरी ना कर लें? सही उत्तर है 6। प्रश्न 90 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट यानी डबल जेपार्डी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 20। एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं मिल सकती। प्रश्न 91 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 92 भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? सही उत्तर है 5 वर्ष। प्रश्न 93 भारत के अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 94 यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 95 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? सही उत्तर है एकवर्थ समिति। प्रश्न 96 गौणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए? सही उत्तर है 25 सदस्य। मिनिमम अटेंडेंस 25। प्रश्न 97 भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 98.9 आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न 99 नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। प्रोटेम मतलब टेम्पररी। प्रश्न 100 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है संघ की कार्यकारी शक्ति। प्रश्न है दया याचिकाएं किसे संबोधित की जाती हैं? सही उत्तर है राष्ट्रपति। अब ये तो हम सुनते आए हैं, पर सोचने वाली बात है कि जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है तो राष्ट्रपति का क्या रोल? क्या ये न्यायपालिका का अपमान नहीं है? बहुत ही वाजिब डाउट है, लेकिन देखिए इसे न्यायपालिका के अपमान के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। असल में न्याय व्यवस्था भी तो इंसानों द्वारा ही चलाई जाती है ना, और इंसानों से चूक हो सकती है। हाँ, वो तो है। तो ये दया याचिका एक अंतिम मानवीय और संवैधानिक उपाय है, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व। अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई भी तकनीकी खामी रह गई हो तो उसे सुधारा जा सके। अच्छा, मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 102 पर लोकसभा भंग करने की शक्ति। इसका उत्तर भी है राष्ट्रपति। पर क्या एक अकेला इंसान जनता की चुनी हुई पूरी सरकार को ऐसे ही भंग कर सकता है? सुनने में तानाशाह जैसा लग सकता है, पर ध्यान रहे वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पे ही ऐसा करना होता है। मतलब शक्ति उनके नाम पर है, पर चाबी किसी और के पास है। एकदम सही। चलिए प्रश्न 103 देखते हैं। किस समिति के निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? उत्तर है प्राक्कलन समिति। इसमें राज्यसभा का कोई रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पैसे का मामला है। प्राक्कलन समिति ये अनुमान लगाती है कि सरकार का पैसा कहाँ खर्च होगा, और चूंकि वह सीधा जनता का पैसा है तो उस पर नियंत्रण भी सिर्फ जनता द्वारा सीधे चुने गए लोगों का, यानी लोकसभा का होना चाहिए। क्या बात है, लॉजिकल है। अब आते हैं प्रश्न 104 पर। 17वें आम चुनाव जो 2019 में हुए, उसमें निर्वाचित महिलाएं कितनी थी? सही उत्तर है 78। ये नंबर तो शायद अब तक का सबसे ज्यादा है। हाँ, ये ऐतिहासिक है, एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव।
पर अगर हम 543 कुल सीटों के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 14% के आसपास है। मतलब सफर अभी काफी लंबा है। वो भी है। अगला है प्रश्न 105, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें कौन कौन होता है? उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल चुने हुए यानी निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में नॉमिनेटेड या मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं। राइट। अब प्रश्न 106, सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा पेच फंसता है तो यही सरकार का पक्ष रखते हैं। और प्रश्न 107, देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अहम संवैधानिक प्रक्रिया है। और राज्यों में तालमेल के लिए हमारा प्रश्न 108 है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री ही क्यों? देखिए, क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के आपसी विवाद और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे देखती हैं, और ये सब गृह मंत्रालय के अंडर आता है। इसलिए गृह मंत्री ही सबसे परफेक्ट फिट हैं इसके लिए। बिल्कुल। अब वापस महान्यायवादी पर आते हैं। प्रश्न 109, महान्यायवादी का पारिश्रमिक यानी सैलरी कौन तय करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। हाँ, ये संसद तय नहीं करती, एक दिलचस्प फैक्ट है। अब आते हैं प्रश्न 110 पर। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक। उत्तर है 1962। ये वही साल है ना जब चीन से युद्ध हुआ था? हाँ, बिल्कुल। 1962 बहुत ही नाजुक दौर था। देश को भाषा और धर्म के आधार पर बंटने से रोकने और आंतरिक एकता मजबूत करने के लिए ही ये परिषद बनाई गई थी। वाओ, हिस्ट्री से सीधा जुड़ा हुआ है। प्रश्न 111, प्रथम परिसीमन आयोग कब बना? उत्तर 1952 में। परिसीमन का असल मतलब क्या होता है? परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों की बाउंड्री तय करना। जैसे जैसे आबादी बदलती है, ये आयोग तय करता है कि हर क्षेत्र में वोटर्स की संख्या लगभग बराबर रहे, ताकि हर वोट की कीमत समान हो। और चुनाव लड़ने की बात करें तो प्रश्न 112, राष्ट्रपति चुनाव की न्यूनतम आयु क्या है? सही उत्तर 35 वर्ष। क्योंकि देश के सर्वोच्च पद के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास जीवन का अच्छा खासा अनुभव हो। राइट। प्रश्न 113, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या। संविधान में उत्तर है 550 सदस्य। और इन्हीं 550 में से कोई भी सदस्य कानून बनाने की पहल कर सकता है। हाँ, और इसी पर हमारा प्रश्न 114 है, गैर मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक क्या कहलाता है? सही उत्तर है निजी विधेयक या प्राइवेट मेंबर बिल। इससे ये साबित होता है कि संसद का कोई भी आम सदस्य, चाहे वो विपक्ष का ही क्यों ना हो, कानून बनाने का प्रस्ताव ला सकता है। बिल्कुल। अब भाग 1 का आखिरी सवाल, प्रश्न 115, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। और इसी सीएजी से हम इस पॉलिटी की मशीन के दूसरे हिस्से में एंटर करते हैं, जहां से संसद का इंजन शुरू होता है। एकदम सही कहा आपने। प्रश्न 116 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जीवी मावलंकर। यही वो सदन है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। हाँ। प्रश्न 117 इसी बारे में है। सरकार का संसदीय स्वरूप क्या कहलाता है? उत्तर है उत्तरदायी शासन। मतलब जवाबदेही। सरकार मनमर्जी नहीं चला सकती, उसे अपने हर फैसले के लिए संसद को जवाब देना ही होगा। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। और संसद का काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी एक रूल है। प्रश्न 118, कोरम या गणपूर्ति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य चाहिए? सही उत्तर 55 सदस्य। मतलब सदन चलाने के लिए कम से कम 10% सदस्य तो होने ही चाहिए। अगर मुट्ठी भर सांसद कोई कानून पास कर दें तो उसे पूरे देश की सहमति कैसे मानेंगे? वो तो है। अब वापस प्रश्न 119 पर आते हैं। सार्वजनिक कोष या पब्लिक पर्स का संरक्षक कौन है? उत्तर सीएजी। मैं तो इन्हें एक बहुत सख्त सीए मानता हूं। अरे, ये सीए से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। सीएजी सिर्फ रसीदें नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो फिजूल खर्ची तो नहीं थी। जनता के पैसे के एकदम सच्चे पहरेदार हैं ये। बहुत बढ़िया। प्रश्न 120 देखते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आए लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? उत्तर प्रणब मुखर्जी। इसके लिए देश में बहुत लंबा संघर्ष चला था। प्रश्न 121, अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर है राष्ट्रपति। हाँ, जब राजनीतिक मतभेदों की वजह से कोई जरूरी कानून अटक जाए तो दोनों सदन
एक साथ बैठकर उस गतिरोध को तोड़ते हैं। और राज्यसभा का नाम आया है तो प्रश्न 122 है, प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ? उत्तर 1952 में। बिल्कुल। प्रश्न 123, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते होते हैं उनका निरीक्षण कौन करता है? उत्तर विदेश मंत्रालय। क्योंकि इन संधियों का सीधा असर हमारी विदेश नीति और घरेलू कानूनों पर पड़ता है। विदेश मंत्रालय ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ देश के हित में हो। राइट। प्रश्न 124, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है राष्ट्रपति। और जहां तक पैसे की बात है, जो हमने अभी सीएजी वाले पॉइंट में की, सरकार को पैसा खर्च करने का अधिकार देता कौन है? वही तो हमारा प्रश्न 125 है, जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार किसे है? सही उत्तर है संसद। बिल्कुल, जब तक संसद बजट पास करके परमिशन नहीं देती, सरकार तिजोरी से एक नया पैसा नहीं निकाल सकती। प्रश्न 126, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? इसका भी उत्तर राष्ट्रपति ही है। लेकिन मान लीजिए किसी राज्य में आपातकाल लग गया, राज्य सरकार गिर गई, तब वहां का वित्तीय कामकाज कैसे चलेगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और यही हमारा प्रश्न 127 है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट कहाँ पेश होता है? सही उत्तर लोकसभा में। क्योंकि उस समय राज्य की विधानसभा सस्पेंड होती है, तो सारी फैसले संसद ही लेती है। अब संसद की कार्यवाही का एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा है प्रश्न 128, मौखिक उत्तर वाला प्रश्न क्या कहलाता है? उत्तर तारांकित प्रश्न। ये एकदम क्लासरूम जैसा होता है ना, जैसे छात्र सीधे टीचर से सवाल पूछता है और तुरंत जवाब चाहिए होता है। हाँ, इसमें मंत्री जी कोई बहाना ही बना सकते, खड़े होकर जवाब देना ही पड़ता है। प्रश्न 129, कटौती प्रस्ताव का प्रकार जो नहीं है? उत्तर है सटीक कटौती प्रस्ताव। हाँ, ये असल में कोई प्रकार नहीं है, बस ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। और भाग 2 का आखिरी सवाल, प्रश्न 130, न्यायिक शक्ति जो मेल नहीं खाती? उत्तर रूपांतरण को पूर्ण क्षमादान मानना। ये तो बहुत बड़ी गलती है। पूर्ण क्षमादान मतलब इंसान एकदम फ्री, लेकिन रूपांतरण यानी कम्यूटेशन में सिर्फ सजा का रूप बदलता है, जैसे फांसी को उम्र कैद कर देना। सजा तो रहती ही है। समझ गया। अब यहां से कहानी में नया मोड़ आता है। भाग 3, शक्ति का संतुलन। प्रश्न 131, राष्ट्रपति शासन की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितने टाइम में होना चाहिए? सही उत्तर 2 महीने। यही तो बैलेंस है। अगर केंद्र ने मनमर्जी से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो 2 महीने में संसद को बताना पड़ेगा कि हालात वाकई खराब थे। अगर संसद ने मना किया तो शासन खत्म। वाह, ये एक बहुत बड़ा चेक है। इसी तरह प्रतिनिधित्व में भी एक चेक है। प्रश्न 132, लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? उत्तर 47। समाज के हर वर्ग की आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए ये आरक्षण है। प्रश्न 133, लोकसभा में प्रश्नकाल का समय कब होता है? उत्तर है पहले घंटे। दिन की शुरुआत ही तीखे सवालों से होती है। सरकार को एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। और प्रश्न 134, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर लोकसभा के प्रति। अब मेरे मन में एक सवाल है। हमने राष्ट्रपति की इतनी शक्तियों की बात की, पर क्या वो अजेय हैं? लोकतंत्र में कोई अजेय नहीं होता। वही हमारा प्रश्न 135 है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर संसद में महाभियोग। अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च पद पर बैठे इंसान को भी इस जटिल प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। बिल्कुल। प्रश्न 136 जो हमने पहले डिस्कस किया, उसी से जुड़ा है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट पारित कौन करता है? सही उत्तर संसद। हाँ, प्रस्तुत तो लोकसभा में होता है, लेकिन उसे पारित पूरी संसद करती है। ये दोनों अलग अलग चरण हैं। राइट। प्रश्न 137, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। जैसे IAS या IPS अधिकारी जो केंद्र और राज्यों की प्रशासनिक रीढ़ होते हैं। और राज्यों के मुखिया की बात करें तो प्रश्न 138, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? उत्तर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब ये नहीं कि वो कठपुतली हैं, पर उनका कार्यकाल केंद्र सरकार के विश्वास पर जरूर टिका होता है। प्रश्न 139, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसे है? उत्तर है भारत की संसद। राज्य की विधानसभा सिर्फ प्रस्ताव पास कर सकती है, अंतिम फैसला दिल्ली यानी संसद ही करती है। और अगर सबसे बड़ी विधानसभा की बात करें तो प्रश्न 140, यूपी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? सही उत्तर 403। 403 सदस्य। इसीलिए कहते हैं कि देश की राजनीति का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है। बिल्कुल है। प्रश्न 141, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे?
उत्तर डॉक्टर संजीव रेड्डी। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। प्रश्न 142, लोकसभा में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार किसे है? उत्तर महान्यायवादी को। वो सदन के सदस्य नहीं होते, पर जब कानून की पेचीदगियां समझानी हो तो वो वहां अपनी राय रख सकते हैं, बस वोट नहीं दे सकते। समझ गया। प्रश्न 143, द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस के हिसाब से उत्तर है बिहार। हाँ, सारे राज्यों में 2 सदन नहीं होते। बिहार उन थोड़े से राज्यों में है जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। प्रश्न 144, राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कौन करता है? उत्तर राज्यपाल। अगर राज्यपाल को लगे कि कोई कानून केंद्र के कानून से टकरा सकता है तो वो फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति पर छोड़ देते हैं। प्रश्न 145, अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर प्रधानमंत्री। राज्यों के बीच आपसी सहयोग और विकास के लिए ये परिषद बहुत अहम रोल प्ले करती है। प्रश्न 146, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? उत्तर 500 सीटें। ताकि साइज इतना बड़ा ना हो जाए कि सदन में काम करना ही मुश्किल हो जाए। राइट। प्रश्न 147, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? उत्तर राज्यपाल। अब आते हैं एक बहुत भारी भरकम लैटिन शब्द पर। प्रश्न 148, हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? उत्तर व्यक्ति को पेश किया जाना। इसे आप नागरिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हथियार मान लीजिए। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर ले तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने सशरीर पेश करो। यानी सत्ता की मनमानी पर सीधा प्रहार। और इस पूरे सिस्टम में प्रश्न 149, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही पत्थर की लकीर होता है। और हमारे देश में मुकदमों का बोझ कितना है, ये प्रश्न 150 से पता चलता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीश कितने हैं? उत्तर 160। 160 जजेस, ये दुनिया के सबसे बड़े न्यायालय परिसरों में से एक है। बिल्कुल। अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी भाग पर आ गए हैं, भाग 4, जड़ें और बुनियाद। दिल्ली से निकलकर अब हम उस जमीनी स्तर की ओर चलेंगे जहां असली भारत बसता है। प्रश्न 151, 2 राज्यों के लिए एक सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? उत्तर भारत की संसद। जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों का एक ही साझा हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ में। हाँ। प्रश्न 152, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का उद्भव कहां से हुआ? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलता हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। प्रश्न 153, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 129। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक मिसाल के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि निचली अदालतें उन्हें कानून की तरह इस्तेमाल कर सकें। प्रश्न 154, 2007 के पुंछी आयोग का एजेंडा क्या था? उत्तर है केंद्र राज्य संबंध। भारत जैसे विशाल देश में केंद्र और राज्यों का आपस में लड़ना ठीक नहीं है, इसलिए ये आयोग बना था। और इसी को क्लियर करने के लिए प्रश्न 155, केंद्र राज्य के वैधानिक संबंध किस अनुच्छेद में हैं? उत्तर अनुच्छेद 245 से 255। इसमें सब तय है कि किस टॉपिक पर केंद्र कानून बनाएगा और किस पर राज्य। प्रश्न 156, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उत्तर राज्यपाल। नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं पर शपथ राज्य का मुखिया दिलाता है। ये एक बढ़िया बैलेंस है। प्रश्न 157, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राज्यपाल। और हाँ, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी तो एक ट्रिब्यूनल है। हाँ बिल्कुल। वो है हमारा प्रश्न 158, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की स्थापना कब हुई? उत्तर 1985। ये सरकारी अधिकारियों के विवाद सुलझाता है। अब रुख करते हैं पंचायतों का। प्रश्न 159, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु? सही उत्तर 21 वर्ष। ये मुझे बहुत शानदार नियम लगता है। लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए, लेकिन गांव में 21 साल के युवाओं को लीडरशिप का मौका मिल जाता है। एकदम युवा सरपंच। प्रश्न 160, पंचायत विस्तार या पेसा पीएसए अधिनियम कब आया? उत्तर 1996। आदिवासी इलाकों में उनकी अपनी परंपराएं होती हैं। पेसा कानून ये श्योर करता है कि उन पर पंचायत सिस्टम थोपा ना जाए, बल्कि उनके पारंपरिक अधिकारों के साथ सत्ता सौंपी जाए। क्या बात है। प्रश्न 161, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग का प्रावधान कौन करता है? उत्तर राज्य विधायिका। पंचायतों के पास जो फंड आता है उसका हिसाब किताब तो ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए। राइट। प्रश्न 162,
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। देश की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है तो नियुक्ति भी सबसे ऊंचे पद से ही होगी। प्रश्न 163, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 253। कोई ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 253 का इस्तेमाल करके राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है और राज्य रोक नहीं सकते। ये जरूरी भी है। प्रश्न 164, चुनाव सुधार समिति का नाम? उत्तर दिनेश गोस्वामी समिति। चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। प्रश्न 165, पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 243। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसी अनुच्छेद ने सत्ता को राजधानियों से निकालकर गांव की मिट्टी तक पहुंचाया। बिल्कुल सही कहा। शहरों की बात करें तो प्रश्न 166, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर महापौर या मेयर, जो कि शहर के प्रथम नागरिक होते हैं। और प्रश्न 167, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र में कितने मद हैं? उत्तर 18 मद। इनमें सड़क, पानी, साफ सफाई जैसे जरूरी कामों की जिम्मेदारी तय की गई है। प्रश्न 168, स्थानीय सरकार के लिए केंद्रीय परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर 1954। ये परिषद स्थानीय सरकारों को गाइड करने के लिए बनाई गई थी। प्रश्न 169, कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में सही उत्तर है NR नारायण मूर्ति समिति। क्योंकि नारायण मूर्ति समिति कॉर्पोरेट प्रशासन और बिजनेस रूल से जुड़ी थी, पंचायतों से नहीं। समझ गया। प्रश्न 170, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य क्या हैं? उत्तर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। मतलब ये अल्पसंख्यकों की शिकायतें सुनते हैं और उनके विकास पर नजर रखते हैं। प्रश्न 171, योजना आयोग की प्रकृति कैसी थी? उत्तर सलाहकार निकाय। अब तो इसे नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है, पर मूल काम वही है, सरकार को आर्थिक नीतियां सुझाना। प्रश्न 172, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर अनुच्छेद 352। ये वो इमरजेंसी है जो बाहरी आक्रमण या युद्ध के समय लगती है। और अब हम आ गए हैं अपने इतिहास के उन पन्नों पर जहां से इस तंत्र की नींव रखी गई थी। प्रश्न 173, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। आजादी से ठीक पहले आजाद भारत का ढांचा यहीं से तैयार होना शुरू हुआ था। और आज के दस्तावेजों का आखिरी तथ्य, प्रश्न 174, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर है सर BN राव। इनका योगदान वाकई अतुलनीय है। इन्होंने दुनिया भर के संविधानों को गहराई से पढ़ा और हमारे संविधान का पहला कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया था। अक्सर लोग इन्हें भूल जाते हैं, पर बुनियाद इन्हीं की रखी हुई है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।